हमने फर्स्ट लॉ को स्टडी करते वक्त देखा कि ये जो बुक रेस्ट पर है इस पर नेट फोर्स तो जीरो है बट द नंबर ऑफ फोर्सेस एक से ज्यादा अप्लाई हो रही हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शनल फोर्स हैं। और अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इस रिएक्शनल फोर्स वाली सिचुएशन को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो हाउ दिस लॉ इज स्टेटेड दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आप पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा। वेरी फेमस लॉ, ये सर आइजैक का काफी फेमस लॉ है जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होता है, चाहे उसका ताल्लुक फिजिक्स से है या नहीं। आपके चलने तक में इस लॉ की इंटरफेरेंस है। फॉर एग्जांपल जब आप चलते हैं तो आप कुछ फोर्स अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, जबकि अर्थ आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करती है एज अ रिएक्शन जिसकी वजह से आप मूव करते हैं। मतलब आपको रिएक्शन फोर्स फील होती है। लाइक मैं इस टेबल पर अपनी फिंगर से फोर्स लगाता हूं और जस्ट लाइक मैं इस फोर्स को इंक्रीज करता हूं तो मुझे रिएक्शनल फोर्स इंक्रीज होती फील हो रही है। तो ये चीज न्यूटन थर्ड लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी हमारी सराउंडिंग्स में मोस्टली थर्ड लॉ एप्लीकेबल हुआ नजर आ रहा होता है। लाइक एक बाउंसिंग बॉल से लेके रॉकेट के लॉन्च होने तक न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। देखिए यूं आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हो गया और आपको रिएक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्ट्रिंग से किसी चीज को हैंग करें और वो ऑब्जेक्ट हवा में हो तो वेट तो उस चीज का डाउनवर्ड होगा, पर उस पे कौन सी फोर्स होगी जो रिएक्शन के तौर पर लग रही होगी, जो इन केस ऑफ बुक टेबल बुक पर लगा रही थी। तो इस केस में जो स्ट्रिंग में अपवर्ड फोर्स होगी उसे हम टेंशन कहते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग में देखेंगे।